हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज की क्लास में हम एक नया सिद्धांतकार प्रारंभ करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन्स पर, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सुप्रसिद्ध सिद्धांतकार इमानुएल दुर्खिम के बारे में। आज हम उनका एक संक्षिप्त परिचय देखेंगे। मैं अनुपमा साहा, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही, राजस्थान। जिन विद्यार्थियों ने सोशियोलॉजी को बीए में पढ़ा है, वे दुर्खिम के नाम से अपरिचित नहीं हैं। बीए में भी आपने दुर्खिम के अलग अलग सिद्धांत और उनका जो कंट्रीब्यूशन है समाजशास्त्रीय पद्धति को, उसके बारे में पढ़ा है। लेकिन एमए प्रीवियस की आपकी कक्षा में हम एक बार पुनः जो योगदान है दुर्खिम का समाजशास्त्रीय सिद्धांत और समाजशास्त्रीय पद्धति को, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दुर्खिम का एक संक्षिप्त परिचय, उनके समाजशास्त्र का एक परिचय, और जो उनका एक सैद्धांतिक जो उनका पर्सपेक्टिव है, जो परिप्रेक्ष्य है, और जो उनके सोशियोलॉजी के आधारभूत महत्वपूर्ण तत्व हैं, उनके बारे में हम थोड़ा आज जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन्स पर, इमानुएल दुर्खिम वॉज अ फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट। तो इमानुएल दुर्खिम जो हैं वे फ्रांसीसी समाजशास्त्री थे। ही टू, लाइक ऑगस्ट कोम्त, बिलीव्ड इन द साइंस ऑफ सोसाइटी। अगस्त कोम्त के बारे में आप सभी जानते हैं, समाजशास्त्र के प्रणेता विद्वान हैं। अगस्त कोम्त ने ही समाजशास्त्र को एक अलग विज्ञान के रूप में, एक अलग डिसिप्लिन के रूप में स्थापित किया था। और जिस तरह से अगस्त कोम्त ये मानते थे कि अगर हमें समाज और सामाजिक प्रघटनाओं को सही ढंग से समझना है तो हमें समाज का एक विज्ञान निर्मित करना होगा, उसी विचार को दुर्खिम ने भी स्वीकार किया। और उनका भी यह मानना था कि समाज को समझने के लिए समाज का एक विज्ञान विकसित करना होगा। He actually carried forward the task initiated by अगस्त कोम्त। तो अगर ये कहा जाए कि दुर्खिम ने अगस्त कोम्त के ही कार्य को आगे बढ़ाया, तो यह गलत नहीं होगा, क्योंकि अगस्त कोम्त ने समाजशास्त्र को एक अलग विज्ञान के रूप में स्थापित किया, लेकिन उसे एक विज्ञान के रूप में आगे बढ़ाने का काम जो है वह इमानुएल दुर्खिम ने किया। Just as Auguste Comte believed that social phenomena are subject to social laws which can be discovered through a rigorous and scientific analysis of observable empirical facts, Durkheim too asserted that sociology is the scientific study of social facts. तो आप सभी ये बात भली भांति जानते हैं कि अगस्त कोम्त ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि सामाजिक घटनाएं भी प्राकृतिक घटनाओं के समान कुछ निश्चित नियमों से संचालित होती हैं, और इन नियमों की खोज की जा सकती है। लेकिन हम इन नियमों की खोज तभी कर पाएंगे जब हम वास्तविक देखे जा सकने वाले, अनुभव किए जा सकने वाले तथ्यों का वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे, तार्किक विश्लेषण करेंगे। और इसलिए उन्होंने सदैव समाजशास्त्र में जो वैज्ञानिक विधि है, जो पॉजिटिव विधि है, प्रत्यक्ष विधि है, उसके उपयोग पर बल दिया था। दुर्खिम ने भी इस बात को स्वीकार किया और उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया कि समाजशास्त्र वास्तव में सामाजिक तथ्यों का वैज्ञानिक अध्ययन है। अगर हम समाज से संबंधित जो फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं, उनका वैज्ञानिक परीक्षण करेंगे, उनका तथ्यात्मक परीक्षण करेंगे, उनका इम्पिरिकल यानी अनुभाविक तथ्यों के माध्यम से परीक्षण करेंगे, तभी हम सामाजिक प्रघटनाओं के बारे में प्रामाणिक निष्कर्षों तक पहुंच सकेंगे। तो इस तरह से अगस्त कोम्त ने जिस तरह की एक साइंस के बारे में सोचा था, और जिस तरह की एक साइंस को हम ऑफ सोसाइटी हमारे सामने रखी थी, उसी विचार को दुर्खिम ने भी आगे बढ़ाने का काम किया।
अब हम देखें कि दुर्खिम्स की जो सोशियोलॉजी है उसके प्रमुख तत्व क्या हैं। Durkheim's sociology. Durkheim has contributed immensely to sociological theory and method. तो समाजशास्त्रीय सिद्धांत और पद्धति दोनों को ही दुर्खिम का जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा है। Acknowledging the contribution of Durkheim to sociology, most sociologists assert that if Auguste Comte is regarded as the father of sociology, then Durkheim can rightly be called the grandfather of sociology. तो वास्तव में यहाँ पर मैं एक बात आप सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूँगी कि अक्सर आप किताबों में पढ़ते हैं फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्त कोम्त, यानी चूँकि अगस्त कोम्त ने सोशियोलॉजी को एक अलग विज्ञान के रूप में स्थापित किया था, इसलिए कुछ किताबों में उन्हें फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। लेकिन विषयों के और विज्ञानों के माता पिता नहीं होते हैं, और इसलिए ये शब्द फादर ऑफ सोशियोलॉजी बहुत उचित शब्द नहीं है। हम उन्हें समाजशास्त्र का प्रणेता कह सकते हैं, पायनियर ऑफ सोशियोलॉजी कह सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई इस बात के लिए असर्ट करता है कि अगस्त कोम्त फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं, तो दुर्खिम के अगर हम कंट्रीब्यूशन को देखें, सोशियोलॉजी को जो उनका योगदान है उसको देखें, चाहे वह सिद्धांत हो चाहे वह पद्धति हो, तो हम यह कह सकते हैं कि अगर अगस्त कोम्त फादर हैं तो फिर दुर्खिम तो ग्रैंडफादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं अगस्त कोम्त से भी बहुत ज़्यादा है। One of the most important features of Durkheim's sociology is the primacy of society. Durkheim regards society as supreme and the individual as immaterial. तो दुर्खिम के अगर समाजशास्त्र की हम बात करें तो दुर्खिम की समाजशास्त्र के केंद्र में जो अवधारणा है वो ये है कि समाज सुप्रीम है, समाज सर्वोपरि है, समाज सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जो व्यक्ति है वह गौण है, अर्थात समाज के अध्ययन में व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। ये बात दुर्खिम के समाजशास्त्र के केंद्र में है, और इसीलिए वो कहते हैं कि समाज को व्यक्तिगत व्याख्याओं के ज़रिए नहीं समझा जा सकता है, वैयक्तिक व्याख्याओं के ज़रिए नहीं समझा जा सकता है। समाज को केवल सामाजिक तथ्यों के द्वारा ही समझा जा सकता है, सोशल फैक्ट्स के ज़रिए ही समझा जा सकता है, और समाज को व्यक्ति के लेवल पर रिड्यूस नहीं किया जा सकता। यद्यपि ये सत्य है कि व्यक्तियों से मिलकर ही समाज बनता है, व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों से ही समाज बनता है, लेकिन जो सामूहिकता है, जो एक कलेक्टिविटी है, वह उन व्यक्तियों से बिल्कुल अलग वस्तु है जिन व्यक्तियों से मिलके वो बनती है। और इसलिए अगर समाज को समझना है तो व्यक्ति के माध्यम से नहीं बल्कि सामाजिक तथ्यों के माध्यम से ही समझा जा सकता है। और समाज जो है वह व्यक्ति से ऊपर एक शक्ति है, वह व्यक्ति से परे एक ताकत है, और वह सर्वोपरि है, वह सर्वोच्च है। व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है, समाज ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसा दुर्खिम का मानना था। One of the major concerns of Durkheim was to determine how social solidarity or social order is maintained. दुर्खिम जब अपना समाजशास्त्रीय अध्ययन विश्लेषण करते रहे तो एक सवाल जो हमेशा उनको परेशान करता रहा वह यह था कि समाज में एकता कैसे बनी रहती है, समाज संगठित कैसे रहते हैं। ये एक प्रश्न था जो उनके सामने था, जिसका वह उत्तर खोजना चाहते थे कि समाज में एकता, सॉलिडारिटी, ऑर्डर, व्यवस्था, एक तरह का संगठन कैसे बना रहता है। इस क्वेश्चन से वो डील करना चाह रहे थे, इस क्वेश्चन को वो एड्रेस करना चाह रहे थे। This was the problem that he addressed in his doctoral thesis that was later on published as the monumental work titled Division of Labor in Society in 1892. तो ये जो समस्या है इसको लेकर के उन्होंने अपना रिसर्च किया, अपना पीएचडी की थीसिस लिखी, और उनकी यही पीएचडी की जो थीसिस है वह बाद में द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी के नाम से प्रकाशित हुई, और ये अपने आप में एक बहुत ही मॉन्यूमेंटल
वर्क कहा जाता है उनका, डिवीजन ऑफ लेबर एंड सोसाइटी, जो 1892 में प्रकाशित हुआ। और आप लोग विस्तार से उनके इस सिद्धांत को आगे पढ़ेंगे। Another very important work by Durkheim was his book on the methodology of the science of society. This book, titled The Rules of Sociological Method, was published in 1895. तो थियोरी के अलावा, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, जो सोशियोलॉजी की मेथडोलॉजी है उस पर भी दुर्खिम के बहुत स्पष्ट विचार रहे, और उन्होंने अपने इन विचारों को अपनी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, यानी समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम, अर्थात समाजशास्त्रीय जो रिसर्च होता है, अनुसंधान होता है, उसकी मेथडोलॉजी क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से अनुसंधान किए जाने चाहिए ताकि हम प्रामाणिक निष्कर्षों तक पहुंच सकें, ताकि हम विश्वसनीय और निश्चित निष्कर्षों तक पहुंच सकें, इसके लिए दुर्खिम ने अपनी किताब में महत्वपूर्ण जो प्रस्तावनाएं हैं वो दी हैं। और यह किताब अब हिंदी में भी, इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी उपलब्ध है। और यह किताब जो है 1895 में, 1895 में प्रकाशित हुई, और समाजशास्त्रीय अध्ययन पद्धति को, रिसर्च मेथडोलॉजी को, ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण योगदान मानी जा सकती है। One of the most path-breaking works of Durkheim was his work titled Suicide. दुर्खिम का जो यह सिद्धांत है आत्महत्या का, उसके बारे में आप लोगों ने अंडर ग्रेजुएट लेवल पर भी पढ़ा है, और आप सभी जानते हैं कि आत्महत्या जो है वह दुर्खिम का एक बहुत ही मॉन्यूमेंटल वर्क है, बहुत ही चर्चित उनका यह सिद्धांत रहा है। और यह जो उनकी किताब है सुसाइड शीर्षक से प्रकाशित हुई थी 1897 में। The significance of his theory of suicide is that he established for the first time that suicide is not an individual fact but a social fact. तो उनके इस जो किताब है, उनकी जो सिद्धांत है सुसाइड का, वो इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने सबसे पहली बार यह साबित करने की कोशिश की कि सुसाइड कोई व्यक्तिगत घटना नहीं है या व्यक्तिगत तथ्य नहीं है, बल्कि एक सामाजिक तथ्य है। इससे पहले की जो धारणा थी समाज आत्महत्या के बारे में, वह यह थी कि यह व्यक्ति द्वारा की जाने वाली घटना है। व्यक्ति किसी कारण से परेशान होता है, दुखी होता है, तनावग्रस्त होता है, स्ट्रेस्ड होता है, इसलिए वो आत्महत्या कर लेता है, तो यह एक व्यक्तिगत घटना है। लेकिन दुर्खिम ने अपने अध्ययन के माध्यम से बताया कि आत्महत्या जो है वो व्यक्तिगत घटना नहीं है, बल्कि एक सामाजिक घटना है, एक सामाजिक तथ्य है। तो ये एक तरह से एक बिल्कुल ही नई दृष्टि थी आत्महत्या को देखने और समझने की, जो पहली बार दुर्खिम ने प्रस्तुत की। Also, this study was based on the quantitative analysis of data. तो एक और जो इस सिद्धांत का या ये जो दुर्खिम का ये जो कार्य है सुसाइड पर, जो उनका पूरा रिसर्च है, उसकी एक और विशेषता यह है कि उन्होंने यह जो अपना रिसर्च किया, यह जो अपना शोध अनुसंधान किया, वह क्वांटिटेटिव एनालिसिस पर आधारित था, यानी परिमाणात्मक विश्लेषण पर, मात्रात्मक विश्लेषण पर आधारित था। और समाजशास्त्र में इस तरह का विश्लेषण उन्होंने पहली बार किया था। Thus, Durkheim in a way paved the way for statistical analysis of data in sociology. तो हालांकि बाद में दुर्खिम के इस पूरे जो सिद्धांत है और जो एनालिसिस है उनका, उसकी बहुत सारी कमियों की ओर लोगों ने ध्यान आकर्षित किया, उसकी बहुत आलोचनाएं भी की। लेकिन जो महत्व की बात है वह यह है कि उन्होंने अपने इस सिद्धांत के माध्यम से समाजशास्त्रीय अनुसंधान में सांख्यिकीय विश्लेषण का मार्ग प्रशस्त किया। तो ये एक बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन माना जा सकता है दुर्खिम का, कि उन्होंने पहली बार सोशियोलॉजिकल रिसर्चेज में, समाजशास्त्रीय अनुसंधानों में
स्टैटिस्टिक्स के प्रयोग यानी सांख्यिकी के प्रयोग और सांख्यिकीय विश्लेषण के प्रयोग का मार्ग प्रशस्त किया। तो जो दुर्खिम का जो पूरा कंट्रीब्यूशन है, जो उनके सैद्धांतिक योगदान है और जो उनके पद्धति संबंधी योगदान है, हम आगे के वीडियोस में एक एक करके उनको विस्तार से देखेंगे और समझेंगे। आज हम एक नज़र डालेंगे कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जो दुर्खिम ने लिखी उन पर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, उनकी जो सबसे पहली प्रकाशित पुस्तक थी वह थी द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जो उनकी डॉक्टोरल थीसिस थी। वही फिर किताब के रूप में प्रकाशित हुई। शीर्षक था द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी। 1892 में वह प्रकाशित हुई। दूसरा द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड यानी समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम, ये सन 1895 में प्रकाशित हुआ। फिर सुसाइड या आत्महत्या पर उनकी किताब आई जो आई सन 1897 में। और उनका अंतिम महत्वपूर्ण प्रकाशन था एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ यानी धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप। ये पुस्तक 1912 में प्रकाशित हुई। और यह जो उनका अध्ययन है, यह एक तरह का एंथ्रोपोलॉजिकल अध्ययन है, मानव शास्त्रीय अध्ययन है, जो उन्होंने आदिम जनजातियों पर अपना अध्ययन किया और उसके आधार पर जो धार्मिक जीवन है, धर्म है, उसकी उत्पत्ति के बारे में और उसके प्रारंभिक स्वरूपों के बारे में उन्होंने विस्तार से व्याख्या की है। तो जो कंट्रीब्यूशन है दुर्खिम का समाजशास्त्र को, वो तो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत बड़ा है। बहुत सारी किताबें, बहुत सारे महत्वपूर्ण लेख उन्होंने लिखे हैं। लेकिन ये 4 ऐसी जिसे कहते हैं सबसे ज़्यादा चर्चित और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उनकी किताबें हैं, जो हम कह सकते हैं कि जिनके लिए दुर्खिम जाने जाते हैं। तो दुर्खिम का जो कंट्रीब्यूशन है सोशियोलॉजी को, उसके बारे में हम आगे के वीडियोस में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।